यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आपका। गंगा दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। दो बड़े अस्पतालों पर अंग तस्करी का संगीन आरोप लगा है। सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। इंटीग्रल और एरा मेडिकल, ये दो नाम है बड़े अस्पताल लखनऊ के जिन पर लगा है अंग तस्करी का गंभीर आरोप। मरीज के परिजनों ने अंग तस्करी का आरोप लगाया है। 24 सितंबर को एरा मेडिकल संस्थान में मरीज की मौत हुई थी और मरीज के परिजनों ने जांच की मांग उसके बाद की थी। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने भी सीएम को इस बाबत खत लिखा था। तो बड़ी खबर, लखनऊ से दो बड़े अस्पतालों पर अंग तस्करी का आरोप लगा है। लखनऊ के दो बड़े अस्पताल इंटीग्रल हॉस्पिटल और एरा मेडिकल कॉलेज, अंग तस्करी का गंभीर आरोप। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मरीज के परिजनों ने अंग तस्करी का आरोप लगाया है। ये दोनों बड़े हॉस्पिटल, 24 सितंबर को एरा मेडिकल संस्थान में मरीज की मौत हुई थी। लखनऊ के दो बड़े अस्पतालों पर बेहद गंभीर आरोप लगा है। बहुत बड़ा आरोप अंग तस्करी का। परिजनों ने लगाया है एक मरीज जिसकी मौत हुई थी। इंटीग्रल हॉस्पिटल और एरा मेडिकल संस्थान। सीएम योगी ने खुद अब जांच के आदेश दिए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए बहुत बड़े आरोप। ये दोनों नामचीन ग्रुप हैं जिनके अस्पताल है लखनऊ में और यहां पर एक मरीज की मौत हुई थी जिसके बाद उसके परिवार वालों ने यह आरोप लगाया है अंग तस्करी का। बीजेपी सांसद कौशल किशोर ने भी सीएम को खत लिखा था। मामले की जांच के आदेश अब सीएम ने दे दिए हैं। इंटीग्रल और एरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, अंग तस्करी का आरोप एक मरीज के परिजनों ने लगाया जिसकी मौत हो गई थी। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, बताइएगा, एक मरीज की मौत हुई और उसके परिजनों ने बहुत बड़ा और बहुत संगीन आरोप लगाया है। ये दो हॉस्पिटल्स लखनऊ के, देखिए, इंटीग्रल मेडिकल इंस्टीट्यूट और एरा मेडिकल कॉलेज, ये पहले भी आरोप लग रहे हैं लेकिन इस तरह के आरोप नहीं लगते रहे। मानव तस्करी, मानव अंग की तस्करी का मामला है और कोविड से जुड़ा मामला है। मुख्यमंत्री के पास जन सुनवाई पोर्टल पर यह मामला आया था। जो उनके ओएसडी हैं अजय कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश जारी कर दिया है। इन दोनों मेडिकल कॉलेजेस की जांच होगी। अब शुरू हो गई है पूरे मामले की तहकीकात। लेकिन मामला क्योंकि बेहद गंभीर है, गंभीर इस मामले में है कि कोविड के इस विभीषिका के काल में जिस तरीके से इन हॉस्पिटल्स ने काम किया है और इस आरोप को जो मोहनलालगंज से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं कौशल किशोर, इसके बाबत उन्होंने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री को। इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन अगर इस तरह की घटना होती है और ये सच उजागर होता है तो ये बहुत बड़ी खबर है अगर देखा जाए तो, उत्तर प्रदेश के लिहाज से और पूरे देश के लिहाज से। और कोविड के कई ऐसे मामले आए हैं और कई शिकायतें आई हैं कई मेडिकल कॉलेजेस और कई हॉस्पिटल्स को लेकर, लेकिन ये एक अपनी तरह का अलग मामला है। और ऐसे में बहुत ही गंभीर मामले को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए हैं और इस पूरे मामले में हलचल तेज हो गई है। जो डीएम है लखनऊ के अभिषेक प्रकाश और जो प्रमुख सचिव स्वास्थ्य हैं, वो सारे लोग इस पूरे मामले को देख रहे हैं। और जो भी दोषी मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि उसे सख्त से सख्त कार्यवाही उनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और जो मेडिकल कॉलेज से संबंधित लोग हैं उनसे जब हमारी बात हुई तो वो भी इस पूरे मामले से अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं कि मुझे इस तरह की जानकारी नहीं है। लेकिन ये गंभीर मामला है। भले वो ये कह रहे हों कि मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जांच अब आगे बढ़ गई है। और अगर ऐसे में कोई भी मामला सामने आता है तो योगी सरकार बख्शने वाली नहीं है। योगी आदित्यनाथ के कार्यालय का कहना है, मुख्यमंत्री कार्यालय का कहना है कि ये जांच जल्द से जल्द की जाएगी और जब जैसे ही रिपोर्ट आती है उस पर एक्शन लिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत ही गंभीर आरोप। और जिस पेशेंट की डेथ हुई वीरेश, क्या वो कोरोना पॉजिटिव थे? कैसे पूरा घटनाक्रम रहा और अपनी इस शिकायत में क्या बड़ी बातें कही हैं परिवार वालों ने? देखिए, जो कोविड के पेशेंट थे उनके पिता शिव प्रकाश पांडे ने आरोप लगाया था और आरोप लगाकर पत्र लिखा था। और जो भी आरोप लगा वो काफी गंभीर था। जो आदर्श पांडे जो पीड़ित था उसने एसएमएस किया था। एसएमएस के जरिए अपनी व्यथा को व्यक्त किया था कि
वहाँ जो मेडिकल कॉलेज है उसमें इलाज ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है, उसे बंधक बनाकर रखा गया है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, गलत तरीके से काम कर रहे हैं। एबीपी गंगा के पास वो व्हाट्सएप चैट भी है जिसमें साफ लिखा है कि मेरी मदद कीजिए, मुझे बचाइए। तो ये गंभीर आरोप लगाए हैं जो मृतक ने व्हाट्सएप किया था जब ये मामला पूरा सामने आया था। तो इस लिहाज से ये मामला काफी गंभीर बनता है और मुख्यमंत्री कार्यालय ने जन सुनवाई पोर्टल पर जब ये शिकायत आई तो उसकी गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दे दिए। जी हाँ, बिल्कुल। और इस बीच हमारे साथ संवाददाता संतोष शर्मा भी लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं और किस तरह सीएम पोर्टल पर इस पूरे मामले की शिकायत की गई। संतोष, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? और बताया जा रहा है कि कोविड पेशेंट थे, उनकी डेथ हुई है और ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इन अस्पतालों का नाम मानव तस्करी से जोड़कर सामने आता रहा है। देखिए, हम इस समय पर आदर्श के घर पर मौजूद हैं, जिनके मौत के बाद से उनके पिता ने शिकायत की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और उसके बाद ये जांच के आदेश दिए गए। हमारे साथ जो आदर्श थे उनके पिता शिव प्रकाश पांडे जी मौजूद हैं। बाबूजी, क्या हुआ था, ये पूरी घटना क्या हुई थी? ये भैया शुरुआत से ही हमारा बच्चा ईमानदारी दिखाता रहा। एक उसके दोस्त को कोविड हुआ तो उसने भी जांच कराई। जांच कराने के बाद इसको जो है भी पॉजिटिव आया। 5 दिन घर में क्वारंटीन रहा है। फीवर कम नहीं हो रहा था तो गाइडलाइन पे सलाह लिया। सलाह लेने के बाद उन्होंने धमकी दिया, अगर तुम नहीं एडमिट होगे तो तुम मरोगे, तुम्हारे पूरे परिवार की मौत हो जाएगी। इसी किसने कहा ये धमकी? किसने? डॉक्टर राधेश्याम सोनी हैं जो गाइडलाइन यहाँ का देख रहे थे। अच्छा। चिन्हट के, उन्होंने ये धमकी दी थी कि अगर आप एडमिट नहीं होगे तो आप तो मरोगे ही, आपके पूरे परिवार की मौत हो जाएगी। ये बच्चा हमारा दहशत में। फिर इंटीग्रल हॉस्पिटल चला गया। इंटीग्रल हॉस्पिटल में 2 दिन तो ठीक ठाक रहा। तीसरे दिन से उन लोगों ने उसको परेशान करना शुरू किया। वहाँ सिर्फ पैसा कमाने के लिए वेंटिलेटर, आईसीयू इस्तेमाल किया जाता है। कोरोना के नाम पे अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है, ना कोई इलाज। दवाइयाँ तो मैं अपने मार्केट से बाहर खरीद देता था और उसको जो है इम्यूनिटी की हो चाहे बुखार की हो, सारी दवाइयाँ मैं बाहर से देता था। गर्म पानी तक नहीं दिया गया। वहाँ जो है लोगों को पानी मांगते थे तो थप्पड़ पड़ते थे। और वहाँ के स्टाफ इतना बुरा है कि उसके सामने ही उसके एक दोस्त को 2:30 बजे रात में ये ले गए 21 तारीख को, और 2:30 बजे ले जा करके उसको मार करके छोड़ दिया। 3 बजे उसके बगल बेड में। वो इतना दहशत में आ गया था कि वहाँ 1 मिनट नहीं रुकना चाहता था। आपके बेटे ने आपसे शिकायत कैसे की और कैसे आपको पता चला? और वहाँ पर आप दवा देने की बात कर रहे हैं, कैसे क्या हुआ था? दवा फोन से उसने संपर्क किया बहन से अपनी कि बहन हमको यहाँ दवा जो है हल्की फुल्की मिलती है, सही दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं तो दवाइयाँ ये लेते आना। दवाइयाँ लेकर के गया और वहाँ पर जो है पानी नहीं मिल रहा था। इलेक्ट्रॉनिक केतली लेके गया। उस दिन उसको आईसीयू में डाल दिया गया और उसके साथ जो है बहुत गलत बर्ताव हो रहे थे। उसके गले में पट्टा बांध दिया गया, डायपर पहना दिया गया। उसको हर तरीके से उन्होंने परेशान किया। जैसे डॉक्टर कफील जैसे नेटवर्क ये बहुत भारी है, इन्होंने बर्खास्त किया था ऑक्सीजन कमी से। वही डॉक्टर कफील जैसे नेटवर्क वहाँ पे काम कर रहे हैं। रात के समय में लोगों के ऑर्गन निकाले जा रहे हैं। ये घड़ित खेल खेला जा रहा था। हमारे साथ आदर्श की बहन है युक्ता, उनसे भी जानेंगे, क्योंकि आदर्श ने हॉस्पिटल से अपनी बहन को ही वो व्हाट्सएप मैसेजेस किया था कि बहन मुझे यहाँ पे प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे निकाल लो। युक्ता, क्या बात हुई थी, क्या मैसेजेस भेजे थे आपके भाई ने? मैसेज यही थे, पहले तो हमारी बात ही नहीं हो पा रही थी 4-5 दिन, और मैसेज सिर्फ यही थे कि यहाँ पे किडनी का बिजनेस होता है और यहाँ पे ऑर्गन्स निकाले जाते हैं युवाओं के, और सिर्फ ये हिंदू युवाओं के ही ऑर्गन्स निकाले। और उसने एक्चुअली एक दिन पहले एक लड़की की डेथ होते हुए, ऑर्गन्स निकालते हुए, ऑपरेट करते हुए देख लिया था और उसका वीडियो क्लिप बना लिया था। क्या वीडियो क्लिप बनाया था आपके भाई? और वो फ़ोन आज भी उसी हॉस्पिटल, एरा हॉस्पिटल में ही है जो मेरी लास्ट बात हुई थी। वो फ़ोन आज भी उस हॉस्पिटल में है। मैं जब मुख्यमंत्री जी से मिली थी तो मैंने सिर्फ उनके आगे एक बात रखी थी कि अगर दूध का दूध पानी का पानी करना है, जो मैं एलिगेशन लगा रही हूँ, तो उसका सिर्फ एक ही है इलाज की मेरे फ़ोन मुझे दिलाया जाए और उस पर ये मेरा फ़ोन मिल जाएगा। तो उस पर ये है कि जो बैकअप में मेरे वीडियोस हैं जो भाई ने ऑर्गन्स निकालते हुए बनाए थे वो आ जाएंगे मेरे सामने। तो मेन मेरा फ़ोन का मुद्दा था और कहीं ना कहीं मेरे भाई के साथ भी वही कंडीशन की गई जो उस लड़के के साथ। प्रताड़ित आपके भाई ने कैसे संपर्क किया, फिर क्या हुआ? फिर इंटीग्रल में भर्ती थे वो, एरा मेडिकल कॉलेज आप लोग कब ले गए और एरा में क्या हुआ?
21 तारीख को मैं ले गई थी इंटीग्रल से एरा, और वो दे नहीं रहे थे मेरे भाई को। तो मैंने बहुत बहस की थी, जफर इदरीस से एक्चुअली मेरी बहस हुई थी, जो इंटीग्रल के डीन है। उन्होंने कहा था युक्ता ले जाओगी तो पछताओगी, और पीछे से कॉल किया था एरा मेडिकल में कि आदर्श कमल पांडे का लड़का नाम का लड़का आ रहा है, उसको देख लेना। तो वो वहाँ पे जब मैं ले गई तो मतलब सब कुछ ठीक रहा, कोविड टेस्ट हुआ, कोरोना नेगेटिव आ गया था। एक्चुअली निमोनिया बताया गया था 2-3 दिन के लिए, और जब निमोनिया निकला तो उसके बाद यही हुआ कि मेरे भाई से मेरा कांटेक्ट बंद हो गया, और उसको वेंटिलेटर पे डाला, और उसको मार के 24 को मारा था, 26 को हमें बताया था, और इलाज के नाम से हमसे पैसे भी ले गए थे, जबकि मेरे भाई का गवर्नमेंट इलाज हो रहा था, और उनको बहुत दुर्दशा मतलब कर दी। हमें तो आज तक ये नहीं यकीन है कि जो मारा गया था वो मेरा भाई था। अगर कोरोना से मौत होती तो शायद एक बार हम लोग बर्दाश्त कर लेते, लेकिन कोरोना से मौत नहीं हुई थी, इसीलिए मेरी हॉस्पिटल से ये लड़ाई हुई है। और ये बहुत ही गंदा नेटवर्क है, और सिर्फ ये हिंदुओं को मारते हैं। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ पे कहते हैं 89% जमाती ठीक हुए थे, और सिर्फ हिंदू ही मारे गए, और ये एक पहला केस नहीं है, बहुत सारे केस ऐसे हो रहे हैं। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ जी का आभार करना चाहूँगी कि उन्होंने जांच के आदेश दिए। 2 महीने से मैं ये लड़ाई लड़ रही थी सोशल मीडिया के माध्यम से, और आज जांच के आदेश दिए, और मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय मिलेगा। आपके भाई ने आपसे आपके टच में था, किस तरीके से बता रहा था, आपको बता रहा था, कॉल करता था या व्हाट्सएप मैसेजेस से ही संपर्क किया आपसे? उन्होंने मुझे व्हाट्सएप के थ्रू संपर्क किया और बताया कि यहाँ पे मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो उन्होंने कहा था किडनी का धंधा होता है, और ये मेरे साथ भी वही चीज़ करेंगे, बहन मुझे यहाँ से ले चलो, और मेरी जान को खतरा है, वरना आज मेरे साथ भी वही होगा जो कल एक लड़के के साथ हुआ था। और उसके बाद मैं बहुत जद्दोजहद की, मैंने सीएमओ ने मेरा फ़ोन नहीं उठाया था, और मैं रात के 12 बजे इंटीग्रल तक डटी रही। रात के 12 बजे बहुत बहस करके एडीएम केपी सिंह की मदद से मैंने अपने भाई को निकाला, और वहाँ एरा रेफ़र किया था। एक्चुअली मैंने डिस्चार्ज मांगा था कि कोरोना नेगेटिव है तो आप डिस्चार्ज कीजिए, रेफ़र मत कीजिए, पर उन्होंने कहा कि अभी तुम यहाँ से निकालो अगर खतरा यहाँ पे, जबकि एडीएम केपी सिंह को सारी कंडीशन पता थी कि यहाँ इंटीग्रल पे ऑर्गन्स का धंधा होता है। तो उन्होंने कहा कि तुम यहाँ से निकाल लो, एरा ले जाओ, वहाँ कोरोना जांच करा के घर ले आना। तो ये सारी चीज़ें भाई ने यही बताया था कि मेरे सामने मर्डर हुआ और मैं सरकारी गवाह बनना चाहता हूँ। मेरे सामने एक लड़के को मारा गया, उसके ऑर्गन्स निकाले गए और मैंने वीडियो बना लिया था, और कहीं ना कहीं लोगों ने मुझे देख लिया है और मेरे साथ भी वही करेंगे। 28 साल का लड़का था, इम्यूनिटी की कोई वीक की बात ही नहीं थी, युवा था और कवर कर सकता था अगर कोरोना था। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक सरकारी गवाह था, अगर वो वहाँ से निकलता तो हॉस्पिटल की कहीं ना कहीं पोल खुल जाती। इसीलिए उन्होंने स्लो पॉइजन का इंजेक्शन नेक पे लगा लिया था ज़बरदस्ती, जब रेफ़र करने के 10 मिनट पहले, और वो स्लो पॉइजन से ही उनकी डेथ हुई थी। इंटीग्रल वालों ये भाई पोस्टमार्टम वगैरह आया, पोस्टमार्टम में क्या निकल के आया? कोरोना से मरा दिखाया था, तो पोस्टमार्टम क्या, हमें बॉडी नहीं दिखाई दी, पोस्टमार्टम का नंबर ही नहीं है, उन्होंने अपने हिसाब से डिस्ट्रॉय किया था। हालांकि एक सवाल मेरा था इससे कि कहते कपड़ों में ज़्यादा संक्रमण होता है कोरोना का, अगर कोरोना से मौत हुई थी तो मेरे भाई के कपड़े मुझे सौंप दिए गए, फ़ोन नहीं सौंपा गया, बॉडी नहीं सौंपी गई, तो कोरोना से कैसी मौत हुई थी? ये कौन सा गाइडलाइन है? अभी नई गाइडलाइन में ये चीज़ ऐड हुई थी कि अब कोविड पेशेंट का भी पोस्टमार्टम हो सकता है अगर आपको संदेह है कि आपके पेशेंट के साथ गड़बड़ी हुई। ये मेरी लड़ाई के बाद ये गाइडलाइन आई थी, अगर ये पहले गाइडलाइन का पार्ट होता तो पीएम होना बहुत ही आसान था। लेकिन आपको लगता है कि आपके भाई के साथ भी ये अंग तस्करी का जो आपने आरोप लगाया, आपके पिता के द्वारा मुख्यमंत्री को जो चिट्ठी लिखी गई, उसमें अंग तस्करी की वजह से और आपके भाई के भी अंग कहीं निकाले तो नहीं गए थे? पूरी तरह से निकाले गए, क्योंकि मौत के पहले मेरी बहस हो रही थी, मेरी बात हो रही थी, और उन्होंने यही चीज़ कहा कि आप उसको बॉडी नहीं देख सकती। तो मैंने कहा जब निमोनिया से डेथ हुई, कोरोना से डेथ नहीं हुई, तो मैं बॉडी क्यों नहीं देख सकती? ये रिकॉर्डिंग है मेरे पास। तो उन्होंने कहा नहीं, गाइडलाइन है, आप नहीं देख सकते हो। फिर बाद में मोहसिन रजा से मेरे चाचा की बात हुई थी, और उन्होंने कहा था कि हम चलो तुम्हारे शक के आधार पर पीपी किट पहना के बॉडी दिखा देंगे। जब हम घाट पे पहुंचे तो उन्होंने कहा घाट पे नहीं दिखाएंगे, मॉर्चरी में नहीं दिखाएंगे, घाट पे दिखाएंगे। जब घाट पे गए, मैं पीपी किट मैं और मेरे पिताजी पहन के रेडी हुए बॉडी देखने के लिए कि एक बार शक्ल देख लेते, शायद संतुष्टि हो जाती। जो मरा मृतक है वो मेरा भाई है। तो उन्होंने मैंने कहा मुझे देखना है, तो उन्होंने जब मैं पीपी किट पहन के रेडी हुई, उन्होंने उठा के बॉडी तुरंत उछाल के फेंक दी इलेक्ट्रिक वाले में, जहाँ पे ये करते हैं सारा। तो मुझे ये चीजें बहुत खली कहीं ना कहीं, और जो मेरा शक है संतोष, बहुत गंभीर आरोप परिवार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, और उनकी बहन कह रही है कि ये सब कुछ जो है वो पूरी प्लानिंग से चला। इनके भाई की मौत हुई और आरोप ये भी कि उसने एडमिट होने के दौरान किसी दूसरे युवा का कत्ल होते और ऑर्गन निकालते देख लिया था, उसका फुटेज बना लिया था, इसीलिए उसको भी प्लानिंग के तहत मार दिया गया। ये बहुत बड़ी शिकायत, बहुत बड़ा आरोप परिवार की तरफ से लगाया गया है। बहरहाल सीएम ने जांच के आदेश दिए हैं और अब उम्मीद की जाती है कि जल्द से जल्द मामले
मामले की जांच हो और सच सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष। अगली अहम खबर प्रयागराज से। यहां पर भगवान राम की विशाल प्रतिमा लगाई जाएगी। योगी सरकार ने प्रतिमा लगाने का फैसला लिया है। राम वन गमन मार्ग को विकसित करने के लिए यह विशालकाय मूर्ति लगेगी। इलाके के विकास के लिए बाकायदा 15 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है। इस बजट में निषाद राज पार्क भी बनाया जाएगा। निषाद समाज को जोड़ने के लिए यह निषाद राज पार्क सरकार बनवाने जा रही है। पूरे इलाके का सौंदर्यीकरण होगा। इसे लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से बात की है हमारे संवाददाता ने। अयोध्या के बाद प्रयागराज में भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा की स्थापना करने की तैयारी हो रही है। क्या वजह है और क्या महत्व है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। मौर्य साहब, क्या महत्व है हमें ये बताइए, क्योंकि अयोध्या तो समझ में आता है, प्रयागराज में क्या वजह ऐसी तलाशी आपने जो वहाँ इतनी भव्य मूर्ति लगा रहे हैं? देखिए, प्रयागराज का महत्व श्री रामचरितमानस से पढ़ेंगे तो अपने आप में इतना अधिक है कि जब हम श्रृंगेरपुर पहुंचते हैं तो श्रृंगेरपुर में श्रृंगी ऋषि जी का स्थान है। और श्रृंगी ऋषि जी जब प्रयागराज से मखौड़ा, जो इस समय बस्ती जिले का हिस्सा है, वहां जाकर के पुत्रेष्ठी यज्ञ करते हैं। तो पुत्रेष्ठी यज्ञ से भगवान श्री राम जी, भरत जी और लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी मतलब आते हैं और संसार का कल्याण होता है। श्रृंगी ऋषि जी के कारण से श्रृंगेरपुर। और निषाद राज जी को त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अपना मित्र कहा, उनको गले लगाया। वह मित्रता की भी भूमि है और समरसता की भी भूमि है। तो इसलिए श्रृंगेरपुर में, जो प्रयागराज में आता है, वहाँ भगवान श्री राम और निषाद राज जी की एक गले मिलते हुए प्रतिमा का विचार सरकार ने, संगठन ने, समाज ने, सबने मिलकर के बनाया है कि समरसता के एक अलौकिक संदेश जिसका नाता त्रेता युग से है, वह वहां से जाना चाहिए। फिर जैसे ही हम श्रृंगेरपुर से निकल करके प्रयागराज नगर क्षेत्र में आते हैं, जो अब नगर क्षेत्र का हिस्सा है, वहाँ महर्षि भरद्वाज जी का एक ऐसा स्थान है जहाँ भगवान राम जी वन जाते समय भी और वन से वापस आते समय भी, और भरत जी जब भगवान राम को मनाने जा रहे थे तब भी और जब वापस आ रहे थे तब भी वहाँ पर मिले। इसका कितना बजट सर प्लान किया है और कब तक ये मूर्ति स्थापना की तैयारी है? देखिए, इसमें कोई देरी नहीं है और उसके लिए सरकार की ओर से बजट की योजना कम, समाज के सहयोग से उस स्थान का विकास ज्यादा। हम पर्यटन की दृष्टि से, तीर्थस्थल की दृष्टि से वहाँ का व्यापक विकास कर रहे हैं। और यह दावे से कह सकते हैं 2014 में केंद्र में सरकार बनने के बाद और 2017 में प्रदेश में सरकार बनने के बाद। उधर धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी। लाखों का मजमा देख पुलिस प्रशासन के उस दौरान हाथ पांव फूल गए। यूनिटी कॉलेज में शिया समुदाय के लोगों ने नमाज जनाजा पढ़ी। जनाजे के साथ चल रहे मजमे का पहला सिरा घंटाघर पहुंचा। मजमे का दूसरा सिरा गोल दरवाजे चौक पे पहुंचा। मजमे का दूसरा सिरा गोल दरवाजे चौक पर पहुंचा। धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ी और इस दौरान पुलिस के हाथ पांव फूल गए व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए। जनाजे के साथ चल रहे मजमा का पहला सिरा घंटाघर पहुंचा। यूनिटी कॉलेज में शिया समुदाय से जुड़े लोगों ने नमाज जनाजा अदा की। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, कहीं मत जाएगा।